हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी पिछले कल हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी द्वारा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में की गई टिप्पणियों की कड़ी निंदा करती है। उन्होंने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नसीहत और सलाह देने की कोशिश की है, उस पर भारतीय जनता पार्टी को कड़ा ऐतराज है। उनके द्वारा ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने नेताओं पर बयानबाजी के लिए अंकुश लगाएं। मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ऐसी किसी सलाह की आवश्यकता नहीं है और उस कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री द्वारा जिस पार्टी में अनुशासन नाम की चीज़ नहीं, जिसके राष्ट्रीय नेता देश विरोधी बयानबाजी करते रहते हैं, उसका मुख्यमंत्री सलाह दे तो इसकी भारतीय जनता पार्टी कड़ी आलोचना करती है और इसे कभी सहन नहीं करेगी। मेरा ये मानना है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अगर इस विषय पर कुछ करना चाहते हैं तो अपने राष्ट्रीय नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी को सुझाव दें, उनको सलाह दें कि कहाँ कौन सा बयान देना है। विदेशों में जाकर देश विरोधी बयानबाजी करना, देश के बारे में विवादित बयान देना, ये उनके राष्ट्रीय नेता की आदत बन गई है, जिससे पूरी दुनिया में, पूरी विश्व में भारत की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। इसलिए जब वो इस तरह के राष्ट्र विरोधी बयान और यहाँ तक कि आरक्षण को ख़त्म करने की बात विदेश में, वो भी विशेषकर अमेरिका में जाकर कहेंगे, तो उस पर टिप्पणियां आना स्वाभाविक है। इसलिए मैं कांग्रेसी नेताओं से कहना चाहता हूँ, आलोचना सहना सीखें और उन आलोचनाओं को सहकर अपने में सुधार करें, अपना आत्मचिंतन करें और उसमें सुधार करके अगर वो दुनिया में देश की प्रतिष्ठा बढ़ा नहीं सकते तो कम से कम देश की प्रतिष्ठा को ठेस ना पहुंचाएं। ये मैं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कहना चाहता हूं। दूसरा, मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन पहले बयान दिया कि केंद्र की सरकार हिमाचल प्रदेश के साथ आर्थिक दृष्टि से अन्याय कर रही है, भेदभाव कर रही है। कोई 23,000 करोड़ का आंकड़ा दे दिया कि वो हमारा हिस्सा बनता है जो दिया। मैं उनके इस बयान को निराधार मानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्रीय सरकार ने हिमाचल प्रदेश के साथ ना कोई अन्याय किया, ना भेदभाव किया। कांग्रेस की प्रदेश की इस सरकार के कार्यकाल में भी इनके अनुमान से कहीं ज़्यादा धनराशि हिमाचल प्रदेश को दी है। मैं आंकड़ों सहित बताना चाहता हूं, 2023-24 के प्रदेश के बजट में जो केंद्रीय करों में हिस्सेदारी है, वो प्रदेश के बजट में अनुमानित 8,478 करोड़ थी। प्रदेश सरकार को अनुमान था कि केंद्रीय करों में हमें 8,478 करोड़ मिलेंगे, जबकि केंद्र सरकार ने 9,167 करोड़ 23 लाख रुपए इनके अनुमान से कहीं ज़्यादा दिए।
उसी तरह से 2024-25 के बजट में हिमाचल प्रदेश सरकार का जो अनुमान था, केंद्रीय करों में हिस्सेदारी की अनुमानित राशि थी, वो 10,124 करोड़ थी, जबकि केंद्र सरकार ने अपने बजट में प्रदेश को केंद्रीय करों में 10,351 करोड़ 86 लाख रुपए हिस्सेदारी के रूप में दिए। इसी तरह से अगर आप केंद्रीय सहायता व अनुदान की बात करेंगे तो भी 2023-24 में 13,049 करोड़ और वित्तीय वर्ष 2024-25 में 13,287 करोड़ रुपए इस मद के अंतर्गत प्रदेश सरकार को मिले हैं। तो मैं समझता हूं ये हिमाचल प्रदेश के आर्थिक स्थिति जो बिगड़ी है उसका जो दोष देने का मुख्यमंत्री प्रयास कर रहे हैं, वो गलत आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं, वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने हर संभव कोशिश की। अब अगर इसका टोटल करेंगे, केंद्रीय करों में हिस्सेदारी और केंद्रीय अनुदान व सहायता, तो कुल मिलाकर इन 2 वर्षों में 45,852 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी। इसलिए बेवजह आलोचना करना, अपनी कमियों पर पर्दा टालने के लिए दूसरों पर दोष डालना, ये कांग्रेस नेताओं की पुरानी आदत है और वर्तमान मुख्यमंत्री भी उस आदत के शिकार है। सही ये है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति वर्तमान कांग्रेस सरकार द्वारा की जा रही फजूल खर्ची और आर्थिक कुप्रबंधन का नतीजा है, परंतु वो इसको छिपाने की बजाय कभी पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दोष देते हैं और कभी केंद्र सरकार को दोष देते हैं, जबकि ना पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुछ गलत किया, ना केंद्र की सरकार कोई अन्याय कर रही है। ये स्थिति पहुंची है तो वर्तमान कांग्रेस सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन, फिजूल खर्ची और भ्रष्टाचार के कारण पहुंची है। इसलिए मुख्यमंत्री जी दूसरों पर दोषारोपण करने की बजाय विचार विमर्श करें, एक्सपर्ट्स की राय लें, प्रदेश में आय के स्रोत बढ़ाएं, परंतु जनता पर बोझ ना डालें। अभी तक जो आय के संसाधन बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं वो जनता पर टैक्स लगाकर हो रहे हैं, चाहे मिल्क सेस के नाम पर टैक्स लग रहा है, चाहे आप पर्यावरण टैक्स लगा रहे हैं, चाहे आप बिजली की दरों में बढ़ोतरी कर रहे हैं, चाहे आप पीने के पानी के बिल दे रहे हैं, चाहे आप डीजल पर वैट बढ़ा रहे हैं। आप अपने रिसोर्स बढ़ाने के लिए जनता पर बोझ डाल रहे हैं, जो कि लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप नहीं है। इसलिए आय के संसाधन बढ़ाने के लिए और अनेक ढंग हैं जिसको ये सरकार अपनाए ताकि प्रदेश स्थिति को, आर्थिक स्थिति को सुधारे। जहाँ तक अन्य विषयों की बात है, आप सब जानते हैं पिछले दिनों से प्रदेश में एक जन आंदोलन चला है, सामाजिक आंदोलन चला है, और उस आंदोलन की स्थिति से निपटने के लिए 13 सितंबर को मुख्यमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी और सर्वदलीय बैठक बुलाकर एक स्टेटमेंट भी इशू की थी, प्रेस वार्ता भी की थी, और उसमें जो राय बनी थी वो यही थी कि जो बाहरी राज्यों से लोग आ रहे हैं उनकी पहचान और उनकी जो पहचान और चरित्र प्रमाण, आइडेंटिफिकेशन और करैक्टर वेरिफिकेशन हो, और वो कैसे यहाँ रोजी रोटी करेंगे उस पर कोई ठोस नीति बने। इसके लिए उन्होंने कहा था मैं आज ही विधानसभा अध्यक्ष से बात करूंगा, आज ही दोनों दलों के विधायकों की संयुक्त कमेटी बनेगी और जल्दी ही ठोस नीति बनेगी। 1 सप्ताह बीतने को आ गया, परंतु अभी तक
कमेटी भी गठित नहीं हुई, जिससे लगता है कि ना ये सरकार ना मुख्यमंत्री प्रदेश के इस संवेदनशील मुद्दे को लेकर गंभीर। हमने उस दिन भी कहा था, हमारा ये मानना है कि जो प्रदेश के मूल निवासी हैं, वो चाहे किसी भी समुदाय के हैं, वो भाईचारे के साथ रहते हैं, वो प्रदेश में शांति और सौहार्द चाहते हैं। परंतु रोटी रोजी कमाने के नाम पर जो दूसरे राज्यों से लोग आ रहे हैं, उनके आने पर ना उनकी पहचान होती है, ना उनके चरित्र प्रमाण लिए जाते हैं, और ना उनकी रोटी रोजी कमाने के लिए कहाँ उन्होंने जाना है, कहाँ उन्होंने बैठना है, कहाँ उनकी रेहड़ी होगी, कहाँ उनकी फेरी होगी, कहाँ वो फेरी लगाएंगे, इस पर कोई प्रदेश सरकार की नीति ना होने के कारण जो है ये स्थिति यहाँ तक पहुँची है। और दूसरा, वो लोग रोटी रोजी कमाकर रात को उन भवनों में रह रहे हैं जो सरकारी ज़मीन पर अवैध ढंग से मस्जिदों के नाम पर बने हैं। उनमें रहकर असामाजिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, जिसके कारण समाज में तनाव पैदा होता है, जिसके कारण समाज को आंदोलन करने की स्थिति में आना पड़ा। इसलिए हमने कहा था, ऐसे भवनों को सील करो, सरकार अपने नियंत्रण में ले, और साथ में जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनके लिए कोई ठोस नीति बने। पर सरकार ने सर्वदलीय बैठक के बाद एक भी कदम नहीं उठाया, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी इस सरकार की कड़ी आलोचना करती है और मानती है कि वामपंथी दलों की तरह शायद कांग्रेस पार्टी भी ऐसे प्रवासी लोगों को अपने वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। दूसरा, इस मुद्दे में सरकार के इशारे पर जन आंदोलन में जो लोग आगे आए, बारी बारी से उन पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, उन पर केस बनाए जा रहे हैं। आंदोलन एक हफ्ता पहले हो गया, एक हफ्ते बाद भी अभी तक भी मामले दर्ज हो रहे हैं। और मुझे सूचना मिली है कि कई पत्रकारों को भी नोटिस आ गए, जबकि पत्रकार तो स्थिति से जनता को अवगत कराते हैं, मीडिया अपना काम करता है, लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ है मीडिया। परंतु ये सरकार, चाहे विधानसभा के अंदर हो चाहे विधानसभा के बाहर हो, मीडिया को अपनी टर्म्स डिक्टेट करती है, और जो मीडिया वाले नहीं मानते हैं उन पर इस तरह के हथकंडे अपनाने का प्रयास करती है, जिसकी भी भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है। इसके अलावा एक कल हमारी केंद्र की सरकार ने कैबिनेट में निर्णय लिया है, एक राष्ट्र एक चुनाव। भारतीय जनता पार्टी इस निर्णय का स्वागत करती है। हालांकि इस पर अभी व्यापक चर्चा होकर बिल आकर एक कानून का रूप लेगा, परंतु हमारा मानना है कि इस देश में एक ही बार लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो, ये आज समय की आवश्यकता है। क्योंकि जितना खर्चा सरकारों का चुनाव करवाने पर होता है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 1951 में जहां 11 करोड़ में इलेक्शन हो गए थे, वहां आज 60,000 करोड़ रुपए तक ये खर्चा एक चुनाव में पहुंच रहा है। अगर चुनाव इकट्ठे हो जाएंगे तो एक तो आधा खर्चा बचेगा, दूसरा समय की बचत होगी। बार बार आदर्श चुनाव संहिता लगती है, विकास कार्य रुक जाते हैं, जनहित के निर्णय लेने में सरकारें बंद जाती हैं, और अधिकतर समय आचार संहिता में गुजर जाता है। और जो सरकार में बैठे लोग हैं वो भी चुनाव प्रचार में ही अपना समय लगा देते हैं। इसलिए ज़्यादातर समय जनहित में लगे, प्रदेश हित में लगे, देश हित में लगे, विकास कार्यों के लिए लगे,
उसके लिए भी आवश्यक है कि एक देश में एक ही बार सारे चुनाव हों। और भी बहुत सी इससे फायदे होने वाले हैं। अधिकतर जगह टीचर्स, अध्यापकों, प्राध्यापकों के कर्मचारियों की ड्यूटीज़ लगती हैं, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है, उसमें भी फर्क पड़ेगा। सेना के जवानों को बार बार लगाया जाता है, खर्चे के साथ साथ सुरक्षा के लिए भी वो कई बार दिक्कत आती है। तो ऐसे सारे मामलों में एक राष्ट्र एक चुनाव निर्णय से फायदा होगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस ऐतिहासिक निर्णय को लेने के लिए केंद्र सरकार को बहुत बहुत बधाई देती है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। थैंक यू। रणजीत जी, एक देश एक चुनाव क्या तर्कसंगत है? क्योंकि जब विधानसभाएं टूटती हैं तो उसके बाद अगर मान लीजिए केंद्र ये पैमाना लगाता है कि वहां पर उतने वर्षों के लिए राष्ट्रपति शासन रहेगा, तो इससे क्या आपको नहीं लगता कि केंद्र की भी दादागिरी बढ़ेगी, विपक्ष फिर से सवाल उठाएगा? क्योंकि पहले भी जब ये प्रणाली शुरू हुई थी, उसके बाद जब विधानसभाओं का टूटना शुरू हुआ था, उसके बाद ये तर्कसंगत हो नहीं पाया। पंचायती राज चुनावों में आप कर सकते हैं, विधानसभाओं में क्या आप पॉसिबल मानते हैं? क्योंकि जो यहाँ भी फरवरी महीने में घटनाक्रम घटा था, अगर विधानसभा में कुछ इस तरह का होता तो क्या आप एक देश एक चुनाव एक साथ करवा पाते? दूसरा इसके साथ ही है, निरंकुशता भी बढ़ेगी नेताओं की। 5 साल बाद सीधा नजर आएगा। तो इलेक्शन के दौरान कम से कम लोगों के बीच तो जाते हैं, इस बहाने डेवलपमेंट होती है। देखिए, अपनी अपनी सोच है। हम तो रहते ही जनता में हैं। आप भी जब फ़ोन करते हैं तो हम विधानसभा क्षेत्रों में ही होते हैं। इसलिए जिन नेताओं ने जनता के बीच रहना है वो अब भी रहते हैं, फिर भी रहेंगे। जिन्होंने नहीं रहना है वो नहीं रहेंगे। ये इस विषय का आधार नहीं हो सकता। और जो दूसरी बात आई है मिड टर्म पोल की, उसके बारे में व्यापक चर्चा होगी। कितने समय के अंदर सरकार जाती है तो राष्ट्रपति शासन लगेगा, कितने समय के अंदर नहीं जाती तो नहीं लगेगा, इस पर अभी व्यापक चर्चा होकर निर्णय होना है। मैंने जैसे कहा, सभी राजनीतिक दलों और सभी चुने हुए सांसदों में, लोकसभा में, राज्यसभा में इस पर व्यापक चर्चा होगी और उसके बाद कानून बनेगा। परंतु हमारा ये मानना है कि ये सोच देश हित में है, इसलिए ये निर्णय होना चाहिए। जिस तरह से फ्रीबीज चल रही है, चाहे वो बात की जाए हरियाणा में, फिर से कांग्रेस ने जो है ये कहा है कि गारंटियां मांगी गई हैं वहां पर। हिमाचल प्रदेश में गारंटियां वो पूरी नहीं हुई। तो किस तरह से आप जो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें संज्ञान लिया था, पार्टियों को कहा फ्रीबीज पर जो है उनकी चल रहा है। नहीं, देखिए, ये तो जनता को देखना है। जब कांग्रेस पार्टी के लोग फ्री में देने वाली गारंटियां हिमाचल प्रदेश में पूरा नहीं कर पाए तो कांग्रेस पार्टी को हरियाणा की जनता को सबक सिखाना चाहिए। और अगर जनता ऐसे बहकावों में, ऐसे वायदों में, ऐसी गारंटियों में बिना आए देश हित में, प्रदेश हित में, जनहित में निर्णय लेकर वोट डालेंगे तो अपने आप राजनीतिक दल इस तरह के वायदे करने और इस तरह की गारंटियां देने से पीछे हट जाएंगे। सर, एक प्रदर्शन को लेकर सवाल है कि जो अधिकतर मुकदमे दर्ज हुए हैं उसमें ज्यादातर नाम भाजपा कार्यकर्ताओं के शामिल हैं। प्रदेश पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। इसमें सवाल यह है कि क्या सरकार राजनीतिक द्वेष के चलते मुकदमे कर रही है या आंदोलन भाजपा प्रायोजित है? नहीं, देखिए, मैंने पहले भी कहा, आंदोलन समाज का था, जनता का था, भारतीय जनता पार्टी प्रायोजित नहीं थी। उसमें कांग्रेस पार्टी के भी लोग थे, उसमें हमारी विचारधारा से संबंधित लोग भी थे। परंतु सरकार जो है राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से हमारी विचारधारा से जुड़े लोगों पर ही मुकदमे दर्ज कर रही है। और मेरी सूचना ये है कि जहां कहीं किसी कांग्रेस समर्थक के खिलाफ मामला दर्ज भी हो रहा है, उसको भी वापस लेने के प्रयास चल रहे हैं। इसलिए ये आरोप तो हमारा है ही कि ये सरकार राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से हर मसले पर काम करती है। रणजीत जी, कल कोई रूनर नॉर्थ जो सांसद है उन्होंने कोई टिप्पणी की है संत भंडारा वाले के ऊपर कि वो टेररिस्ट है, और आपके जो राज्य मंत्री हैं सोम प्रकाश, केंद्रीय राज्य मंत्री, उन्होंने कहा कि वो ऐसे बयानों से रिस्ट्रेन करें।
तो क्या उनको संत मानते हैं या टेररिस्ट मानते हैं, क्या मानते हैं? नहीं देखिए, ये तो आप भी जानते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कंगना जी को ऐसी बयानबाजी करने से परहेज करने के लिए कहा है, और बेहतर होगा इस मसले पे आप उन्हीं से पूछें। ठीक है जी, धन्यवाद।